नमस्कार, मैं डॉक्टर अलका निवेदन, सदस्य और आंतरिक सलाहकार हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे कार्यक्रम संवाद में, जिसके अंतर्गत हम सशक्त महिलाएं यानी कि एम्पावर्ड वुमेन का लगातार साक्षात्कार ले रहे हैं। उसी की श्रृंखला में आज हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं और जिनकी पृष्ठभूमि और इस जीवन यात्रा पर हम बात करेंगे वो है डॉक्टर स्मिता रस्तोगी जी। डॉक्टर स्मिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेल्प नमस्कार यू जी। परिवार की ओर से। थैंक यू। इससे पहले कि हम ये बातचीत शुरू करें, थोड़ा सा मैं तारुफ देना चाहूंगी डॉक्टर स्मिता जी का, कि डॉक्टर स्मिता रस्तोगी जी जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर गोमती नगर में पैथोलॉजिस्ट हैं और प्रोपराइटर हैं, और लगातार पिछले कई दशकों से वो जन सेवा कर रही हैं अपनी इस पैथोलॉजी के माध्यम से। तो स्मिता जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी पृष्ठभूमि के बारे में। आपकी क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि थी और आपने अपना करियर इस दिशा में कैसे चुना? पहले तो नमस्कार सबको, सब दर्शकों को। मुझे लगता है हम उस एक एज को बिलोंग करते हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स ही ज़्यादातर डिसाइड करते थे कि हम क्या कर रहे हैं। एज फार एज डिसीजन था वो आई थिंक सजेशन ज़्यादा था। मेरी मदर जो है वो थी प्रिंसिपल थी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में, एंड थ्रू आउट शी वॉज अ टीचर, मेंटोर फॉर सो मैनी पीपल। और मेरे फादर डॉक्टर थे कानपुर मेडिकल कॉलेज में एसपीएम डिपार्टमेंट में, एंड वहीं से शायद सारे डॉक्टरों को चारों तरफ देख के हम लोग कैंपस में रहते थे, तो चारों तरफ डॉक्टर्स थे, तो कभी कुछ और सोचा ही नहीं कि कुछ बनना है। एंड मेडिकल में आए, और जिस दिन आए थे उस दिन से ये था कि मुझे साइकेट्री करनी है। मतलब इट वाज मेरा ड्रीम यही था। जी। तो उसके बाद देन करते हुए जब हमने क्लियर करने के बाद मेरी एंगेजमेंट हो गई थी जो यहाँ के बहुत रिनाउंड और मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर आरपी रस्तोगी, तो उनकी पैथोलॉजी थी एंड ही वांटेड कि मैं जो हूँ वो पैथोलॉजी करूँ। तो मुझे लगता है वो धीरे से हम साइकेट्री से शिफ्ट होकर पैथोलॉजी में आ गए, बट आई एम सो थैंकफुल कि मुझे लगता है आज मैं जहाँ भी हूँ वो उन्हीं की वजह से हूँ। सो जी। दैट्स इट। मैम, ये जो पैथोलॉजी करियर आपने जो चुना, ये तो आपने बताया कि ये कितने सालों से आप इस करियर में हैं? हाँ, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन 1996 में ख़त्म किया था, और तब ओके। से मैं पहले अपने फादर इन लॉ के साथ थी और बाद में फिर एक अपनी क्लिनिक स्टार्ट करी। जी। तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेवर लुक बैक। पैथोलॉजी एक बहुत ही एसेंशियल सी चीज़ है। हम कहीं भी इलाज के लिए जाते हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि डॉक्टर्स जो वो लिखते हैं, टेस्ट लिखते हैं, उसके लिए हमें पैथोलॉजी की ही ज़रूरत होती है। पैथोलॉजी का जो ये करियर है, इसमें किस तरह की चुनौतियों का सामना आप करती हैं? मुझे लगता है कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बैकग्राउंड में होती हैं और उनको उसका ड्यू या क्रेडिट कम मिलता है। जी। बट पैथोलॉजी मुझे लगता है वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम अपनी डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस, मतलब आउटकम ऑफ डिजीज़ जी। को डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं। हम्म। तो एक इंटीग्रल पार्ट है जो स्किप किया नहीं जा सकता। जी। पैथोलॉजिस्ट अगर बनना हो तो आपने कौन कौन सी उसके लिए शिक्षा प्राप्त की? पैथोलॉजिस्ट पर से बनने के लिए तो मेडिकल ही है, मतलब नीट के बाद 5 इयर्स का एमबीबीएस, एमबीबीएस के बाद इंटर्नशिप, एंड देन आप पोस्ट एमडी करते हैं ग्रेजुएशन जी। में एमडी लेते हैं पैथोलॉजी में। जी, एक एक पाया मीडिया मेरे ख्याल से शायद बायोकेमिस्ट्री करने के बाद भी लोग पैथोलॉजी नहीं, नहीं पैथोलॉजी के लिए नहीं है। नहीं ओके, अपना करियर बनाना चाहते हैं पैथोलॉजी में, आप ये उनको बताइए कि वो है। कैसे फोकस करें अपनी पढ़ाई पर? एमबीबीएस की पढ़ाई तो सबको पूरी ही करनी पड़ती है, बट यस एमडी पैथोलॉजी के लिए हम ही लोग के करिकुलम में होता है, वही करिकुलम हम फोकस कर लेते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं, दैट्स पैथोलॉजी। जी। सो पैथोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें एमबीबीएस ही करना है, देयर इज नो अदर सेकंड। माइक्रोबायोलॉजी में मुझे लगता है कि अब
MSc BSc जब माइक्रोबायोलॉजी आया जी है जी तो जी। देयर इज एन ऑप्शन, हम्म। बट पैथोलॉजी के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इट हैज टू बी थ्रू MBBS। जी, अब आप अपनी पैथोलॉजी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और बहुत सारे उपकरण ऐसे होंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा हमारे साथ ऐसे भी दर्शक जुड़े होंगे जो कि इस फील्ड से हैं या आगे कुछ अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और उनके यूजेस के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएँ। पैथोलॉजी का भी एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं उसके अंडर में। एक पैथोलॉजी का जो मेजर पार्ट आता है वो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री के बाद इम्यूनोलॉजी है जिसमें हम कोविड की जांचें करते थे, उसके बाद क्लिनिकल है जिसमें यूरोलॉजी आता है और स्टूल एग्जामिनेशन ये सब आता है, एंड हीमेटोलॉजी है जिसमें ब्लड तो सभी में यूज़ होता है, ब्लड रिलेटेड काउंट्स वगैरह हैं, एंड देन एक मेजर पार्ट जो है वो साइटोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजी है, वो एक अलग सेक्शन हो जाता है। हर सेक्शन में या हर स्पेशलाइजेशन में अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। जी। सो पैथोलॉजी में होता क्या है कि हमारा जो बेस इन्वेस्टमेंट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि हमें हर चीज़ के लिए अब पहले तो बहुत जब मैनुअल काम होता था तो जो जांच आज हम आधे घंटे में करके देते हैं वो मेरे फादर इन लॉ के टाइम में शायद एक दिन लगता था, 24 घंटे लगते थे। तो चीज़ें आसान हो गई हैं, बट मॉनिटरिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है। मशीन्स बहुत हैं, नाम जिसका मैं अलग अलग तो नहीं ले सकती, बट बायोकेमिस्ट्री की मशीन्स अलग हैं, इम्यूनोलॉजी की अलग हैं, सेल काउंटर्स हीमेटोलॉजी में आते हैं, ऑटोमेशन ऑलमोस्ट सारी उसमें है, सो देर आर प्लेंटी। जी। और इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी बिग बिकॉज हर चीज़ का अलग अलग मशीन्स हैं। अधिकतर ये मैं जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर कोविड के समय तो खैर वो तो अलग ही था। कौन महिलाओं की जब हम बात करें महिला सशक्तिकरण की, तो महिलाएं किस तरह की डिजीजेस से ग्रसित होती हैं जो आपके पास टेस्ट के लिए आती हैं? अधिकतर आप मतलब क्या आंकड़े हैं उनके? एज यूजुअल मुझे लगता है कि विमेन अपनी हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी रखती हैं अपनी ज़िंदगी में, जी। लेकिन जो रूटीन में आसानी से पकड़ जाते हैं वो एनीमिया है, क्योंकि वो जब प्रेगनेंसी होती है तो डेफिनेटली वो जी, टेस्ट जी। किए जाते हैं, तो एनीमिया इज़ वेरी कॉमन जो हमें पकड़ में आ जाता है। बट वुमेन स्पेशली रिलेटेड जैसे एक टेस्ट होता है पैप्समेयर, वो सर्वाइकल कैंसर के लिए होता है, जी। एंड बहुत आसान 5-7 मिनट का प्रोसीजर है एंड बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं किया जाता है ज़्यादा। मतलब बहुत एजुकेटेड हो या बहुत इंक्लाइंड लोग जो मुझे होते तो हैं लगता है हेल्थ बहुत के सारी लिए, महिलाओं को शायद आज भी मालूम भी नहीं होगा नहीं पैप्समेयर। होगा, आई एम जी। श्योर नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि ये एक टेस्ट है जैसे हम लोग इंश्योरेंस में कराते हैं या अदरवाइज कराते हैं, मुझे लगता है ये एक टेस्ट है जिसको हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर्स इज़ वेरी रैम्पेंट। जी। जितना लोग सोचते हैं ना कि अनकॉमन है, ऐसा है नहीं, और अनफॉर्चुनेटली इसकी डायग्नोसिस बहुत लेट होती है, जी। तो वो हम बहुत सारी जिंदगियां बचा सकते हैं अगर ये टेस्ट हम जी। पैप स्मीयर जिसको कहते हैं अगर हम ले लें और कर लें रूटीन प्रोसेस में। मैम ये पैथोलॉजी में जो सब स्पेशलिटीज हैं कुछ हैं, यदि हैं तो कौन सी वो उप विशेषताएं या सब यही स्पेशलिटीज मैंने होंगी? बताया, जी। हिस्टोपैथोलॉजी एक पार्ट हो जाता है। ओके। एक क्लिनिकल पैथोलॉजी आता है जिसमें टीबी की जांच और ये सब होता है। एक इम्यूनोलॉजी होता है, इम्यूनोलॉजी में हम लोग वो करते हैं जैसे एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं जिसमें हम थायराइड के हार्मोन्स करते हैं, कैंसर मार्कर्स करते हैं, वो इम्यूनोलॉजी सेक्शन आता है। और बायोकेमिस्ट्री जैसे शुगर या एलएफटी या जॉन्डिस के लिए टेस्ट होता है, दैट इज़ वन पार्ट। बट हम पैथोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन वाइज अलग नहीं कर सकते हैं, इट गोज हैंड इन हैंड। हिस्टोपैथोलॉजी ज़रूर एक स्पेशलाइज सेक्शन हो जाता है हम लोग जी। के। कभी कोई इतना लंबा आपका करियर रहा है, कभी कोई ऐसी चुनौती जो कि आपको वाकई बड़ी चुनौती लगी हो इस फील्ड में? सी डे टू डे तो हम बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, बट एक छोटी सी चीज़ जैसे मैं बताऊं कि आजकल पैथोलॉजी बिल्कुल मशरूमिंग ये तरीके से है, बिल्कुल। को हर लोकेलिटी में तीन चार पैथोलॉजी मिल जाएंगी, बट मेरा मानना ये है कि किसी को एडवोकेट ना करते हुए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम उस जगह जाएं जहाँ पे क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट हो,
जो आपकी क्वेरी को, आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम रिपोर्ट में आपको दिखे या डिस्कस करना चाहे, तो दैट पैथोलॉजिस्ट इज देयर कि वो डिस्कस कर सके आपकी प्रॉब्लम को। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस समय क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स खुल गए हैं जिसमें लोग जाते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, किसी एक वर्चुअल लैब में दे देते हैं और एक वर्चुअली आपके फ़ोन पे रिपोर्ट आ जाती है। जी। अगर उस रिपोर्ट में कोई भी त्रुटि, आई थिंक कहते हैं, हाँ। अगर वो हो तो देयर इज़ नो वन जिसको आप पूछ सकें। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि इतनी सारी लैब्स खुल गई हैं, जो रेफरल लैब्स हैं, जो क्लाउड लैब्स हैं एक्चुअली। जी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट व्हाट दे डू कि वो लोकली कुछ लोगों को हायर कर लेते हैं जो सैंपल लेते हैं। वो सैंपल लेके किसी एक लैब में दे देते हैं, वो अपलोड कर देते हैं और आपके पास रिपोर्ट। ये आसान है, नो डाउट, बहुत आसान है, बट इसमें कोई किसी का ओनस नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है कि अगर कहीं भी जो सैंपल लेके दे रहा है अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो करने वाले ने ठीक किया होगा लेकिन रिपोर्ट तब भी गलत है। कोविड-19 आया 2020 में, उस समय आपके प्रोफेशन पे और आपकी पैथोलॉजी पे किस तरह का असर हुआ? या उस समय बल्क में मरीज आते थे टेस्ट के लिए, तो वो फेज जरूर हम चाहेंगे कि डिस्कस करें इस साक्षात्कार के दौरान। मैम, मुझे लगता है कि वो एक टाइम है जो शायद मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि भगवान कभी भी ऐसे कैसे कभी ना करे। बट इनिशियली जब आया तो जो फियर था, उस फियर में, मैं फर्स्ट लॉकडाउन की कह रही हूँ, जब फियर था तो मुझे लगता था शायद एक वो टाइम था जब एक इंसान दूसरे इंसान से डरने लगा था। तो हमने इनिशियली तो कुछ नहीं किया, बट 10-12 दिनों के बाद बहुत सारे लोग हम पे डिपेंडेंट थे, इतने परिवार चलते थे, तो वी डिसाइडेड कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा और कब तक ये है हमें नहीं आइडिया। सो हमने जो कुछ बच्चे हमारे साथ काम करते थे, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग आना चाहोगे? तो कुछ के पेरेंट्स ने मना कर दिया, लेकिन 3-4 स्टाफ मेरा, क्योंकि शायद मजबूरी, क्योंकि घर चलाना है, हाँ। तो उन्होंने हामी भरी। तो पहले हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी तय करी कि कौन सा तरीका है जो हम अटमोस्ट उन लोग को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो जो कुछ भी था हम लोगों ने पहले वो इम्प्लीमेंट किया एंड उसके बाद जो बच्चे आए थे तो हम लोग ने लैब में लोगों को नहीं बुलाते थे, ऑब्वियसली लॉकडाउन था तो नहीं पॉसिबल था, तो ये बच्चे घर जाते थे एंड हैट्स ऑफ टू देम। मैं आज भी सोचती हूँ कि कितना करेज चाहिए था वो करने के लिए, कि मुझे पता है कि अगला मरीज है कोविड का और हम जा रहे हैं उनका सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो लोग सैंपल लाते थे, मैं पर्सनली और मेरे एक और स्टाफ लैब में हम सारे टेस्ट लगाते थे। फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे चीज़ें हुई तो बाकी लोगों को थोड़ी हिम्मत बढ़ी एंड हमारा स्टाफ धीरे धीरे वापस आया, बट बहुत चैलेंजिंग था। एंड एक टाइम था कि मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था एंड मैं उनको देख रही थी पर्सनली, क्योंकि हॉस्पिटल सारे फुल थे और उसमें सुबह से फ़ोन आता था और मैं ये समझ सकती थी कि जिसकी जांच है वो खुद कितना परेशान हो। बिल्कुल। तो मैं किसी से ये भी नहीं कह पाता थी कि आपकी लेट हो रही है क्योंकि मैं घर पे हूँ आप, बट दैट वाज अ टाइम, हमने किसी तरीके से उसको निकाला। बट चैलेंजिंग था, बट बहुत सेटिस्फाइंग था जी, बहुत सेटिस्फाइंग था कि हम लोगों को हेल्प पहुंचा पा रहे थे। एंड अनफॉर्चुनेटली जिस जगह हम लोग गोमती नगर में रह रहे हैं वहाँ पे मैंने ये देखा है कि बहुत बड़े बड़े घर हैं जिसमें पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं, एक जना अकेला रह रहा है, उनके बच्चे बाहर हैं, नहीं आ पाए हैं। एंड आई थिंक वो एक चीज़ थी जो मुझे सबसे बड़ा गर्व है, या जो कहते हैं ना कि लगता है कि हमारी पढ़ाई सफल हुई, जो हमने किया सफल हुआ, क्योंकि वो लोग अकेले थे, वो कहीं निकल नहीं पा रहे थे। मेरे बहुत सारे स्टाफ ने, कभी किसी को इंजेक्शन लगाना हुआ, कभी किसी को कुछ पहुंचाना हुआ, इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग बट वेरी हॉरिफाइंग। मैम, कभी ये जो अनसर्टेन डायग्नोसिस वाले जब मामले आते हैं आपके सामने तो उससे कैसे निपटती हैं? देखिए, कोई भी चीज़ ह्यूमन बॉडी में, हम कभी भी जब हम पढ़ते थे तब भी ये कहा जाता था दैट मोस्ट लाइकली या मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि कोई अगर वेन या आर्टरी या कुछ कहीं जा भी रही है बॉडी में
तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर डिफर सकती कर है। सकती है जी। सो हमारी बॉडी में, किसी की भी बॉडी में कोई एक 100% चीज़ नहीं है। जो किसी के लिए नॉर्मल हो सकता है वो किसी के लिए एबनॉर्मल हो सकता है। जी। बट मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छा तरीका चैलेंजेस को फेस करने का है जब क्लिनिशियन और पैथोलॉजिस्ट का कम्युनिकेशन अच्छा रहे। क्योंकि बहुत बार हमारे पास नंबर्स होते हैं और डॉक्टर के पास सिम्टम्स होते हैं। जी। तो जब हम नंबर्स को सिम्टम्स से कोरिलेट करते हैं तो हम डायग्नोसिस अच्छी बनाते हैं। जी। तो दैट्स, आई थिंक, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कभी कभी मिस हो जाता है। जी। दर्शकों, हम बात करें डॉक्टर स्मिता रस्तोगी से, जो कि पिछले लगभग 30 दशकों से इस पैथोलॉजी के फील्ड में हैं और लगातार जन कल्याण और जन सेवा से जुड़ी हुई हैं। बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए थोड़ी सी बातें करें हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना वर्ष 2012 को जनहित और जन कल्याण हेतु लखनऊ में की गई और तब से अब तक लगभग 12 वर्षों के समय में इस ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश में अपने आप को जन कल्याणकारी संस्था के रूप में स्थापित किया है और प्रतिष्ठा अर्जित की है। ट्रस्ट अपने साधनों से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक उन्नयन की दिशा में अनवरत गतिशील है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको ध्येय मानते हुए ट्रस्ट गरीबों और असहायों की मदद के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है, जिसके अंतर्गत वस्त्र वितरण, अन्न वितरण, रक्तदान, बाल गोपाल शिक्षा योजना, जनहित के जागरूकता अभियान, सम्मान समारोह और अन्य लाभकारी गतिविधियों और योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। जैसा कि अभी हम मैम से भी बात कर रहे थे कि जब विश्वव्यापी कोरोना महामारी आई, कोविड-19 से हमारा पूरा विश्व ग्रसित था, उस महासंकट में भी ट्रस्ट ने अपने संसाधनों से और हेल्प यू कोरोना वॉरियर्स की मदद से निराश्रित और जरूरतमंद लोगों में दवाइयों का वितरण, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण और अन्य बचाव सामग्रियों का वितरण करके उस महासंकट की घड़ी में भी अपना सहयोग दिया। पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए ट्रस्ट द्वारा लगातार पौधारोपण का कार्यक्रम किया जाता है, सफाई अभियान किया जाता है और लगातार लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए जागरूकता की जाती है। और भी बता दूं कि हम आज महिला सशक्तिकरण के मंच से जुड़े हुए हैं। महिलाओं और लड़कियों को इम्पार्ट करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए महिला विद्यालयों, महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटीज में जाकर इस ट्रस्ट के द्वारा कैंप्स लगाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत वो आत्मरक्षा के गुर बालिकाओं को और बच्चियों को सिखाते हैं। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा साहित्य और साहित्यकारों को प्रोत्साहन मिले, इसके लिए अध्यात्म और संस्कृति के संवर्धन के लिए, उत्थान के लिए जनहित में कई पुस्तकों का प्रकाशन भी किया गया है, जिसमें कि कॉफी टेबल बुक, गीतों के दरवेश गोपाल दास नीरज द्वारा लिखित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इंडिया अवेक CAA NRC, उर्दू शायरी में गीता, कॉम्बेटिंग टीबी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, अनवर जलालपुरी मोहब्बत के सफीर हिंदी और उर्दू भाषा में, भगवत गीता गर्ल मरियम जैसे तमाम प्रकाशन यहाँ पर उपलब्ध है। हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लखनऊ उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, भगवत गीता सेंटर, हेल्प यू एकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक तथा अन्य जनहित की परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगातार प्रयत्नशील है। हम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की मदद कर रहे हैं। ट्रस्ट की समस्त गतिविधियां, जन कल्याण के कार्यक्रमों का संपूर्ण ब्यौरा ट्रस्ट की वेबसाइट www.helpyoutrust.org तथा सोशल मीडिया में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टम्बलर और यूट्यूब पे आपके अवलोकन और प्रमाण के लिए उपलब्ध हैं। एक खास बात ये कि अगर आपके अंदर समाज सेवा की लौ जल रही है या आप समाज सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से सीधे जुड़ सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि आप आर्थिक रूप से ही इस ट्रस्ट के साथ जुड़े, आप अपना साथ, अपना सहयोग और अपना समय देकर समाज सेवा में अपनी भागीदारिता सुनिश्चित करें। और आज इम्पार्ट वुमेन के अंतर्गत हम संवाद कर रहे हैं डॉक्टर स्मिता रस्तोगी जी से। डॉक्टर स्मिता, जैसे हम जब आके मिले तो मुझे आपने बताया कि आपके मन में जो अपने माता पिता के लिए एक स्थान सुरक्षित है कि आप आज उनका श्राद्ध नहीं करती, उसके बदले आपने कुछ और ही सोच रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुंह से ही दर्शकों को बताएं। मेरे
माता पिता दोनों एजुकेशनल्स थे और मैंने उनको शुरू से देखा है कि कोई भी उनके आसपास होता था, चाहे हमारे यहाँ जो होम हेल्प होती थी उनके बच्चे हों या गांव से जहाँ से मेरे फादर जुड़े हुए थे वहाँ के बच्चे हों, मेरे पेरेंट्स दोनों ही लेवल पे बहुत सपोर्ट करते थे और कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पुश भी करते थे। एंड तो मेरे दिमाग में ये आया कि श्राद्ध हम करते हैं, ठीक है जो करते हैं, मतलब फुल रिस्पेक्ट की वो, बट आई फील कि सबसे बड़ा उनके लिए मेरी श्रद्धांजलि ये हो सकती है कि मैं जो वो हमेशा करते थे उसी को प्रोसेस को आगे ले जाऊं। एंड आई फील कि अगर मेरे आसपास के लोगों जो मुझसे जुड़े हुए हैं अगर वहाँ तक भी मैं एजुकेशन पहुँचा सकूं तो ये मेरी एक्चुअल श्रद्धांजलि होगी उनको। बहुत खूब। क्योंकि मेरे फादर ये हमेशा मुझे बोलते थे कि किसी को पैसे से हेल्प करने की जगह उसको इस लायक बना दे कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, तो वो खुद को और अपनी फैमिली दोनों को संभालेगा। सो मुझे लगता है कि वो कहीं मेरे अंदर घर कर गई बात, तो मुझे यही लगा कि मैं, मतलब हेल्प शब्द ये होता है कि हम किसी को मोमेंटली मदद कर रहे हैं, बट अगर उसकी लाइफ हम सुधार सकें तो आई थिंक ये जो हमें भगवान ने दिया है कहीं हम लौटा तो नहीं सकते लेकिन शायद अपना उसमें योगदान दे रहे हैं। बहुत सही बात कही मैम ने कि अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलने की आज भी कोशिश कर रही हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि शिक्षा से और विद्या से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं बहुत सुंदर दो पंक्तियां आपके माता पिता जी के को समर्पित करूंगी कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो आप उनके पद चिन्हों पर चल रही हैं और इस प्रकार से समाज सेवा कर रही हैं। हम हेल्प यू परिवार की ओर से आपको नमन करते हैं। थैंक यू सर। आपका जो प्रोफेशन है मैम, जो पैथोलॉजी वाला या जिसको आप एक वर्शिप की तरह लेती हैं, इसमें एक्यूरेसी और अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम उठाती हैं? अलका जी, इसमें एक बहुत फिक्स्ड हम लोग का प्रोसीजर होता है। देयर इज समथिंग नोन एज NABL, जी, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लैबोरेटरीज। यस, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है। ओके, NABL इज वन थिंग जो आता है, इट इज एक्रेडिटेड टू वर्ल्ड लैबोरेटरीज, जी, जी, तो मतलब जिसको हम लोग ट्रेसेबिलिटी कहते हैं। हम्म, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को दो लेवल पे काम करना होता है। समथिंग इज नोन एज इंटरनल ऑडिट्स, इंटरनल क्वालिटी चेक। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को नोन सैंपल मिलता है जिसकी एक रेंज होती है उसको, एंड दिस आई एम टॉकिंग कि वो जितनी भी सब हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, सबके अलग अलग सैंपल आते हैं, वो हम लोग लेते हैं जब भी हम काम शुरू करते हैं। एंड जब एक हमारा लॉट खत्म होता है तब, मतलब हम उसको कहते हैं 3 लेवल कंट्रोल। तो वो कंट्रोल्स लगाए जाते हैं जिसमें एक हाई होता है, एक नॉर्मल होता है, एक लो होता है, उसको रन किया जाता है। एंड देन ये देखा जाता है कि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज है वो आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वो आ रही है तो 99.9% जो सैंपल आप बीच में लगा रहे हैं वो एक्यूरेट हैं। तो ये तो हो गया इंटरनल। एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज एक्सटर्नल क्वालिटी चेक। तो हमारे कुछ सैंपल्स आते हैं जो बाहर से, जैसे कुछ एम्स के हैं, कोई ICMR के हैं, वो सैंपल्स हमारे पास आते हैं। ओके, हम वो रन करते हैं, रन करके हमें उनके रिजल्ट्स देने होते हैं और फिर बहुत सारी लैब्स का एक मीन रिजल्ट आता है। सो देर आर टू थिंग्स, वन इज इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल, देर इज एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल, और इसका हमें पूरा ब्यौरा रखना होता है। तो NABL की टीम आती है हर साल, वो इसको देखती है कि हमारा कितनी एक्यूरेसी है। हम एम करते हैं लेस देन 1 स्टैंडर्ड डिविएशन, कि इससे ज़्यादा ना हो। एंड दैट इज, वो हमें सेट करना होता है। लाइक कुछ लोग 1 स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, कुछ 1.5 लेते हैं, वो आप अपने लिए सेट करते हैं और उससे बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए जी, सो दिस इज हाउ वी मेंटेन क्वालिटी। ओके। पिछले कई दशकों से आप इस प्रोफेशन में हैं। अब मैं चाह, क्योंकि मुझे लगता है कि जो क्रांति आई है ना, ये पिछले 10-15 सालों से आई है। तो हम सारी चीज़ें अपने मोबाइल फ़ोन में, वो 5.5-6 इंच का मोबाइल फ़ोन हमारे लिए ज़िंदगी हो गया है। राइट। तो इस मोबाइल के दौर में और सोशल मीडिया के दौर में आप क्या बदलाव इस पिछले 10 सालों में महसूस करती हैं आप पैथोलॉजी में?
देखिए हर जना मुझे लगता है आजकल सबसे ज़्यादा हमें फैसिलिटी से प्यार है। जी। जो जितनी चीज़ आसान है, हाँ, वो उतनी उतनी अच्छी अच्छी लगती है। है। जी। तो इसमें हमने जो चेंज लाए हैं वो ये लाए हैं कि हमारे पास कलेक्शन की फैसिलिटी है कि लोगों को आना नहीं है, लैब तक नहीं आना है, हम घर से कलेक्ट कर लेते हैं। नंबर 2 दैट वो ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। हुँ, आपने बुक कर दिया, पेशेंट आपके पास कलेक्शन बॉय चला जाएगा, वो सैंपल ले आएगा। उसके बाद आप रिपोर्ट जो है वो आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगी। वो हमने लैब के साथ तो कर दिया था, बट अब उसको हमने एक्सरे के साथ भी कर दिया है, जिसमें कि हमारी एक्सरे फिल्म उसमें अटैच होके चली जाती है। जी। तो एक प्रॉब्लम होती थी, जैसे कभी-कभी होता था कि डॉक्टर्स को पुराने रिकॉर्ड देखने हैं, एक्सरे फिल्म नहीं मिली, खराब हो गई, तो वो अब आपके साथ हमेशा आपके चेंज के हैं। जी। और आई थिंक दिस इज़ मेन जो हमने चेंजेस लाए हैं पैथोलॉजी में। हुँ, हुँ। और बाकी बहुत कुछ आ गया है, जैसे एक लेटेस्ट आया है, एक डिवाइस लगा देते हैं जिस जो आपको शुगर ऑनलाइन बता देती है। हुँ, हुँ। सबकी वेरिएबिलिटीज हैं, बट यस जो लोगों का शुगर बहुत फ्लक्चुएट करता है उनके लिए अच्छी चीज़ भी है। एक्यूरेसी नहीं है, बट एटलीस्ट इट टेल्स यू द रेंट, क्योंकि But without taking blood, how can you tell the sugar? ये सब नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है। Okay, तो एक डिवाइस आती है जिसको हम फोरआर्म पे लगा देते हैं, और वो आपकी ब्लड शुगर कंटिन्यूअसली मॉनिटर करती है ऑन योर फोन। okay. तो आप उस अब उसके बाद एक और चीज़ आ गई है कि उसको मॉनिटर करते करते जहाँ इंसुलिन की ज़रूरत होती है, तो वो इंसुलिन की डोज को टाइट्रेट करके वो भी लगा ओके। देती है इंट्राडर्मली। जी, जी। अच्छी चीज़ें हैं, दे आर गुड। एंड क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्या है, जैसे शुगर को हम लें जो कि बहुत कॉमन है, हाई शुगर, वेरी हाई शुगर और वेरी लो शुगर के सिम्टम्स एक ही हैं। जी, जी। पसीना आना, धड़कन बढ़ना, घबराहट होना। हाँ, तो पेशेंट जान ही नहीं पाता कि उसका शुगर हाई हुआ है कि लो है। तो जी। उस समय हमारा ये मकसद नहीं है कि हम एकदम एक्यूरेट दें, हमें ये हो जाए कि हमें दवाई देनी है कि मिठाई देनी है, ये पता हो। जी, तो वहाँ बहुत काम आता है ये। बिल्कुल। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाँ। और मशीन लर्निंग, ये इनका एकीकरण, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि पैथोलॉजी को कैसे प्रभावित कर रहा है? एआई जैसे सब जगह है, जी। वो पैथोलॉजी में भी है। अच्छा। अ, लेकिन मेरा मानना मे बी ओल्ड स्कूल थॉट है, आई ऑलवेज फील कि मैन बिहाइंड द मशीन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, जी। मशीन को भी तो मैन ही चला रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो एंड आँख बंद करके ये डिसाइड करना कि मशीन हमेशा सही दे सही रही है। है, वो भी जी, गलत है। जी। बट एआई ने बहुत सारी मुश्किलें ईज़ी भी करी हैं। जैसे एल्गोरिथम बने हैं ब्लड पिक्चर्स के। तो अब जैसे नए बच्चे आते हैं, हम मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कि कैसे वो लोग कर लेते हैं, बट हम जो हैं वो, मुझे लगता है कि हमारी जनरेशन जो है वो टेक्नोलॉजी इमिग्रेंट है, हुँ, बट जो अब नई जनरेशन है वो सिटीजन है हुँ। टेक्नोलॉजी के। तो दे आर सो मच फास्टर और जी, उनके लिए बहुत इजी है ये। तो जैसे हिस्टोपैथोलॉजी में जाऊं, कि अगर हम लोग स्लाइड में देखते थे तो डिसाइड करते थे कि ये ट्यूमर है, कैंसर है कि इन्फेक्शन है, उसकी बहुत सारी एल्गोरिथम है। तो जब आप उस पिक्चर को एल्गोरिथम से मिलाते हैं तो वो आपको ये दे देता है कि हाँ ये कैंसर है कि ये है। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हूँ, बट स्टिल हाँ। देयर इज़ एडवांसमेंट, उसके अपने फ़ायदे हैं। अब पैथोलॉजी के क्षेत्र में जैसी गलतफ़हमियाँ भी लोगों के दिमाग में होंगी, किस तरह की गलतफ़हमियाँ हैं? गलतफ़हमी देखिए मैं कस्टमर लेवल पे नहीं हूँ, बट मुझे ये लगता है बहुत बार आके, एक छोटी-सी चीज़ बताती हूँ, जैसे डेंगू का सीज़न होता है। जी। तो जैसे मैं आपको अभी एक एग्ज़ाम्पल ये भी है, जो मशीन की बात करें, हुँ, हुँ। कि जब हम लोग मैनुअल काउंट करते हैं तो हुँ, थोड़ा हुँ। टीडियस प्रोसेस ज़रूर होता है, बट वो बड़ा एक्यूरेट होता है। हुँ, हुँ। उसके एवज़ में जो सेल काउंटर होता है, जो भी, जैसे सेल काउंटर भी प्लेटलेट्स रीड करता है, बट उसकी टेक्नोलॉजी है कि वो साइज़ देखता है, जैसे हमारे सारे सेल्स अलग-अलग साइज़ के हैं, वो प्लेटलेट के साइज़ को देखता है और मोर्फोलॉजी को देता है। डेंगू के टाइम में क्या होता है कि प्लेटलेट्स जब डिस्ट्रॉय हो रही होती हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा हो छोटा जाता हो है, जाता है, जी। क्योंकि पुरानी प्लेटलेट्स सर्कुलेट हो रही हैं, नई आ नहीं रही हैं।
तो प्लेटलेट का साइज छोटा होता जाता है, जो मशीन नहीं काउंट करती। और जब रिकवरी हो रही होती है तो उस समय बहुत तेजी से प्लेटलेट ब्लड में आती हैं बोन मैरो से, तो वो प्लेटलेट का साइज बहुत बड़ा होता है, उसको हम लोग मेगा कैरियोसाइट कहते हैं, तो वो भी मशीन नहीं लेती है। तो अक्सर क्या होता है कि जैसे बहुत सारी लैब्स जहाँ मैनुअल काउंट नहीं होती है, तो वो लोग आते हैं कि मैम देखिए आपके यहाँ 40 निकली है और वहाँ पे 80 निकली है। तो आई हैव टू टेल देम कि भाई जो हम देख रहे हैं वो हम मैनुअल देख रहे हैं, जी। तो जो इनइफेक्टिव प्लेटलेट्स हैं वो हम नहीं काउंट कर रहे हैं। और उसी तरीके से जब बढ़ रही होती हैं तो हमें पता रहता है कि भाई ये काउंट करनी है, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ये मुझे लगता है, तो लोगों को लगता है कि शायद हम पुरानी रीडिंग देख के मैच कर लेते हैं, बट मैं यही जो मेरे पास आता है मैं कहती हूँ कि 100 मरीजों में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पुराना जाके देखूं, बट दिस इज मैनुअल। तो अब मैंने ये उसका निकाला है कि मैं रीडिंग जो सेल काउंटर की होती है वो दे देती हूँ और नीचे लिख देती हूँ कि मैनुअल काउंट की रीडिंग ये है। जी, अभी So, जैसे हमने आपकी एक जर्नी एज अ पैथोलॉजिस्ट डिस्कस की, अब हम आते हैं परिवार की ओर। तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अभी कोविड का ही टाइम था, तो उस समय बहुत ही भावनात्मक और मानसिक तनाव रहा करता होगा, और उस बीच परिवार भी हमें देखना है, तो इन दोनों के बीच में सामंजस्य कैसे बनाती है? अब बात आती है महिला की। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम सब कुछ करना चाहते हैं और सब कुछ परफेक्ट करना चाहते करना चाहते हैं, जी। हैं, और हम काफ़ी हार्ड हो जाते हैं अपने ऊपर हुँ, जब हम हर चीज़ को जो हम जिस लेवल की चाहते हैं नहीं हो पाती। मुझे हमेशा लगता था मेरा घर एकदम परफेक्ट हो, हुँ, नहीं हो पाता। मैं चाहती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ बहुत बार होता था कि हम नहीं जा पाते थे, मैं उनके फंक्शंस नहीं अटेंड कर पाती थी, वो मेरा स्ट्रगलिंग फेज था। एंड कोविड अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो बहुत डिप्रेसिव था। हम घर पे, मेरी बेटी उस समय यूके में पढ़ रही थी तो वो वहाँ थी। हम लोग तीन, मेरा बेटा एक कमरे में रहता था, मेरे हस्बैंड दूसरे कमरे में रहते थे और हम तीनों अलग रहते थे। एंड सब अलग अलग टाइम पे आके नीचे खाना खाते थे और चले जाते थे, और हम फेस टाइम करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी काम कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, एंड आई डिडंट वांट कि मेरा बेटा। तो इट वाज ऑलमोस्ट 45 डेज कि मैंने उसको एक ही घर में रहते हुए नहीं देखा, फेस टू फेस नहीं फेस टू देखा। फेस नहीं जी। देखा। बट वो ये था कि काम हम छोड़ नहीं सकते थे, करना ही था, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल से जुड़ी हूँ और उनके यहाँ काम हो रहा था तो मैं बैकआउट नहीं कर सकती थी। सो दैट वाज अ डिफ़िकल्ट टाइम। बट मुझे ये लगता है कि बच्चे भी एक टाइम पे जान जाते हैं कि हमारे माँ बाप कुछ ठीक ही कर रहे हैं। एंड एक उसका अच्छा पॉइंट भी है, मुझे ये लगता है कि जहाँ वर्किंग मदर्स होती हैं, और बाय द वे मैं मदर की पीएचडी पे, मैं कहती थी कि आपने पीएचडी मेरे ऊपर करी, उनकी पीएचडी का टॉपिक था साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स। ओह वाओ! दैट वाज हर टॉपिक। एंड बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मदर्स वर्किंग होती हैं उनके बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं,